हेलो एवरीवन, वेलकम टू आखर। तो आज से जो हमारी नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिर हम आज से जो भी क्वेश्चंस है 2011 से लेके 2023 तक, तो वो हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज जो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो हमारे पास पॉलिटी का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा ईयर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये ईयर हम स्टार्ट करने वाले हैं 2011 से। तो सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चंस देखेंगे? हम 2011 के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच एम्स एट प्रमोटिंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तो उसके लिए हमसे पूछा गया है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यस। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था आपका, जो कि 1992 में आया था, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी। सेकंड देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, यस। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात की गई है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन के भी बारे में बात की गई है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन 4, 1, 2, 3 सारे ही करेक्ट हैं। अगर हम यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, अगर हम कमिटीज़ के बारे में देखें, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कमिटी आई थी? बलवंत राय मेहता कमिटी आई थी, जो कि कब आई थी? 1957 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कंट्री में 3 टायर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कौन सी कमेटी आई थी? अशोक मेहता कमेटी आई थी। कौन से साल आई थी? 1977 में आई थी। इन्होंने कहा था, इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को 2 टायर रखने की बात की थी। उसके बाद GVK राव कमेटी हमारे पास आई थी। कब आई थी? 1985 में। उसके बाद हमारे पास LM सिंघवी कमेटी आई थी। ये कब आई थी? ये 1986 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो पंचायत हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। इन्होंने न्याय पंचायत की बात की गई थी, और इन्होंने जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स की बात की गई थी कि अगर पंचायत जो आपके फॉर्म होंगे उसके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? जुडिशियल ट्राइब्यूनल से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी है जिसको थंगन कमेटी बोलते हैं। ये 1988 में आई थी। थंगन कमेटी ने क्या कहा था? इन्होंने सेम चीज़ें रखी थी। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने बोला था रिजर्वेशंस के बारे में। इन्होंने बोला था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। इन्होंने बोला था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होगा, जैसे 5 साल के बाद आपके पास इलेक्शंस होना अनिवार्य है। उसके बाद हमारे पास गैडगिल कमेटी आई थी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है 1988। और जो आज का पंचायती राज सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? गैडगिल कमेटी पे बेस्ड है। इसमें कितने आर्टिकल्स ऐड किए गए? यहाँ पे आर्टिकल्स अगर आप देखें तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक हमारे किसके अंडर में आते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी पंचायती राज के अंडर में आते हैं। इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। अगर हम पर्टिकुलर एक एक आर्टिकल के बारे में देखें, तो जो आपका 243 आर्टिकल है, ये डेफिनेशंस के बारे में बताता है, जो भी ऑल राउंड डेफिनेशंस हैं सारे पूरे अमेंडमेंट एक्ट में। फिर अगर हम देखें आर्टिकल 243A, तो ये किसके बारे में बताता है? ये ग्राम सभा के बारे में बताता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे आर्टिकल 243B, तो ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस हिसाब से होगा, ये बताता है। फिर अगर हम देखेंगे आर्टिकल 243C, तो ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है कंपोजिशन की, जो पंचायत अगर आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम अभी वही देखने वाले हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 343I, और ये किसके बारे में बताता है? ये बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 243K इम्पॉर्टेंट है। ये किसके बारे में बात करता है? इलेक्शंस ऑफ पंचायत्स, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 1 2 3। ये आपका पंचायत का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने जो क्लास स्ट्रगल के बारे में एक्सप्लेन किया है वो कौन सी थ्योरी से किया है, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास किससे रिलेटेड है। इन इंडिया इफ़ अ रिलीजियस सेक्ट और अ कम्युनिटी इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इज़ एंटाइटल्ड टू। अगर किसी रिलीजियस सेक्ट को या कम्युनिटी को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो उसे कौन कौन से स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर 1, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो एकदम सही है कि हाँ, वो इस्टाब्लिश भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इट कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम दी PM 15 पॉइंट प्रोग्राम। तो ये एकदम सही है, जो PM 15 पॉइंट प्रोग्राम है ये कब आया था, 2005 में आया था। तो उसको इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं किनको, वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को जिनको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। अब जैसे इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 1 एंड 3। अब हम दोबारा से इसके ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ये हमारा फंडामेंटल कौन सा आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल 30 है जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है, आर्टिकल 30। और आर्टिकल 30 में आपके कौन सी माइनॉरिटीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है। नंबर 1, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि नेशनल माइनॉरिटीज़, तो जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं उनको कौन नोटिफाई करता है, तो उनको कौन नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अभी अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो जो नेशनल माइनॉरिटी को, मतलब कितनी कम्युनिटी को नेशनल माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो मिला हुआ है, टोटल 6 कम्युनिटीज़ को मिला हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसीस, और हमारे पास कौन है इसके बाद, और हमारे पास हैं इसके बाद सिख एंड जैन। जो जैन हैं इनको 2014 में नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिला था। और ये कहाँ पे मेंशन है, ये आपका एक एक्ट था जिसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट बोलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो आपका कब आया था, ये 1992 में आया था। और इसके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2C में मेंशन है इतनी कम्युनिटीज़। तो जो भी कम्युनिटीज़ सेक्शन 2C NCM एक्ट 1992 के सेक्शन 2C में मेंशन होंगी उन्हीं को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है। तो अभी टोटल कितनी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, अभी टोटल 6 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल ऑफिसर भी होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, जो कि आपके कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, आर्टिकल 350B में आपके पास किसके बारे में मेंशन है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, इंडिया इज़ अ होम टू लैक्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। तो उन पर्सन को कौन कौन से बेनिफिट्स मिले हैं, फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल, यस 18 साल तक उनको फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड होती है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस, यस ये भी ऑप्शन एकदम सही है। रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, ये भी एकदम सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 1 2 3।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें से अगर किसी भी फंड को विड्रॉ करना है तो उसका ऑथराइजेशन कौन करता है या कहाँ से आता है? पार्लियामेंट उसका ऑथराइजेशन करती है। अगर हम ये देखें तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आपके आर्टिकल 266 में मेंशन है। 266 में एक और फंड मेंशन है जिसको हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हमारे पास ऐसे टोटल कितने फ़ंड होते हैं? एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक पब्लिक अकाउंट फंड होता है और एक आपका होता है आर्टिकल 267 जिसमें कौन सा फंड मेंशन है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकेंड, द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited। तो जो भी पैसा, जो भी रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है, चाहे वो टैक्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और रिसिप्ट्स के थ्रू हो, तो वो किस अकाउंट में आपका क्रेडिट होता है? तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होता है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 266। जो आपका पब्लिक अकाउंट है वो कौन से उसमें आता है? ये भी आर्टिकल 266 में आता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 267 में आता है। तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है यूनियन गवर्नमेंट का और जितना भी रेवेन्यूज़ यूनियन गवर्नमेंट रिसीव करती है थ्रू टैक्सेस हो गया आपका, जो भी अदर फॉर्म्स हैं आपके, तो वो किसके अंडर में जाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट में जाता है। जितना भी लीगली पेमेंट होता है, क्या बोल सकते हैं? जो भी लीगली पेमेंट होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो किस अकाउंट से होता है? वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट से होता है। और इसमें जो ऑथराइजेशन करता है वो कौन करता है? वो पार्लियामेंट इसका ऑथराइजेशन करता है। जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये किसके अंडर आता है? ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू इसमें जो भी ऑथराइजेशन होता है वो होता है। अगर हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया देखें तो वैसे तो ये आपका प्रेसिडेंट के अंडर में है, लेकिन जो मेन एक्शंस जो उस पर लिए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी जो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके। तो ये भी आपके किसके अंडर में आ गया? एग्जीक्यूटिव एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। जो आपका एनुअल यूनियन बजट आता है अगर वो लोकसभा में पास नहीं होता तो क्या होगा? द बजट इज़ मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। तो ये चीज़ आप देख लो, जैसे यूनियन बजट होता है तो ये क्या होगा? ये आपका एक मनी बिल टाइप हो गया, ठीक है। अब अगर आपका जो मेन यूनियन बजट है अगर यही आपका लोकसभा में पास नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट का, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो ये प्राइम मिनिस्टर हो गया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो अगर आपका मनी बिल ही लोकसभा में नहीं पास होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी सरकार होती है उस पॉइंट पे जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं? वो लोग जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये हमने कहाँ से ली गई है? ये हमने USSR से ली गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड की गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड की गई थी। उस टाइम पे 10 ड्यूटीज़ यहाँ पे ऐड की गई थी। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से
फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई हैं। जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी? वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई है। इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था एजुकेशन के बारे में। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके एजुकेशनल की जो ड्यूटी है, एजुकेशन की जो ड्यूटी है वो उनके पेरेंट्स गार्जियंस को दी गई है। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई? 86। और ये कौन से पार्ट के अंडर आता है? तो पार्ट आपका हो गया 4A। और इसमें कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, 51A। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। नंबर 1 क्या है? इट एनकरेजेस द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो फाइनेंस कमीशन है उसमें कहीं पे भी बात नहीं की गई है उसकी ड्यूटीज़ का, जो फॉरेन कैपिटल्स हैं इनसे रिलेटेड। ऑप्शन ये गलत हो गया। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात नहीं कही गई है, क्योंकि ये किस पे काम करता है? सेंटर, स्टेट और स्टेट से नीचे जो पंचायत लेवल है वहाँ पे काम करेगा। इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखें तो हमारे पास जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है हमारे पास फाइनेंस कमीशन का? आर्टिकल 280 होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या है? एक आपका चेयरपर्सन होता है प्लस आपके 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। जो ये चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और फाइनेंस कमीशन आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। अब हमें बताना है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमन राइट्स और द ह्यूमन राइट अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये क्या चीज़ है। ये आपका एडॉप्ट कब किया गया था? ये एडॉप्ट किया गया था आपका 10 दिसंबर को 1948 बाय यूनाइटेड नेशन। और ये क्या है? ये आपके पास लीगली बाइंडिंग नहीं है। और यहाँ पे टोटल कितने राइट्स हैं? टोटल आपके पास 30 राइट्स हैं और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो कौन कौन से राइट्स हैं? जैसे राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज भी है, राइट टू फूड भी है आपके पास। इसके अलावा अगर आप कुछ और राइट्स देखो जो हम देख सकते हैं, जैसे कि एक आपके पास राइट हो गया राइट टू सीक असाइलम, भी आपके पास इसी के अंडर में है। तो ये कुछ आपके राइट्स हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर में है। अडॉप्शन 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और ये 2011 पॉलिटी के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उसका लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आपकी है उसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या बोला गया है? इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला है कि जो आपकी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, यानी वो मेंशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपके पास एकदम सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इट प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये भी एकदम सही है। इट हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये गलत है, इसके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो ये आपके पास कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। तो जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है ये आर्टिकल 243ZE में मेंशन है। अब जो आपके पास पंचायत थे, तो पंचायत में जो आपके पास अगर हम पंचायत की बात करते थे तो ये आर्टिकल कहाँ से था? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक था। इसके बाद आपके पास म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं, इनका आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 243P से लेके आपके पास है ये आर्टिकल 243ZG तक है।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जैसे आपका 243 पी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेफिनेशंस के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 243 पी क्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात किया गया है। ऐसे ही आपके पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 वाई हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 243 वाई हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन। फिर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 243 जेड ए। क्यों? क्योंकि इसमें किसके बारे में बात किया गया है? इसमें इलेक्शंस के बारे में बात किया गया, यानी स्टेट इलेक्शंस, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखना है। आर्टिकल 243 वाई याद रखना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243 जेड ए याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जो पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कब फॉर्म हुआ था, तो ये कब फॉर्म हुआ था आपका? ये फॉर्म हुआ था 1687-88 में। और कहाँ पे फॉर्म हुआ था? मद्रास में। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इनका जो रिजोल्यूशन था कौन सा वाला? 1882 वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास एक रॉयल कमीशन भी आया था, रॉयल कमीशन ऑन, और ये कब आया था? ये आपका 1907 में आया था। और इसे किसने हेड किया था? इसको हेड किया था हॉब हाउस ने। इसके बाद आपने देखे होंगे आर्टिकल, जैसे अगर आप फोर्थ आर्टिकल देखो तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, तो इसने क्या किया था? इसने डायरकी लेके आया था कहाँ पे? प्रोविंसेस में। तो उससे हमारे पास क्या हुआ था कि जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये किसके अंडर आ गई थी? ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर आ गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में रखा गया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 वाला। इसने क्या किया था कि प्रोविंसेस से जो तुम्हारे पास डायरकी थी वो हटा दी थी, और यहाँ पे क्या किया था? ऑटोनॉमी आ गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये यहाँ पे लेके आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे जो आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये किसके अंडर में आ गया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था, प्रोविंसेस के अंडर में आ गया था। जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना स्टेट लिस्ट के अंडर में आ गया, तो ऐसे ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आ गया था। तो ये हमारे पास है पंचायत, और ये आपके पास कौन से एक्ट से ये हमारे पास क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़। और ये आपको सबको पता है एक्ट क्या था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 243 जेड ई में मेंशन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो कि 2011 के पॉलिटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने अभी देख लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2012 के पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।